वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने केस स्टडीज करा, इससे पहले हम लोगों ने सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का कंप्लीट मैंने सिलेबस आपके आपके लिए कराया मैंने, और जरूर आप लोगों ने देखा होगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज मैं कंप्लीट बिजनेस लॉ, जिन बच्चों का एग्जाम कल है बिजनेस लॉ की, पूरी ही कंप्लीट सिलेबस बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं वो सारे आज हम लोग करने वाले हैं। ये सारे एक्ट से कराएंगे, और ये वीडियो जो है सभी बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये आपके एक शेयर करने से उनका फ्यूचर में जो है एक एडिशन हो सकता है। तो इसलिए प्लीज इसको शेयर करिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। आइए, तो यहां पर चैनल का नाम है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। यहां पर अगर बात करें बच्चे, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ मई 2025 क्विक रिवीजन, पूरे ही एक्ट हम कराने वाले हैं इसके अंदर। आइए बच्चे, क्विक रिवीजन, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग लेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जो चैप्टर है आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अंदर, उससे हम लोग उठाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर शॉर्ट सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो 60 टू 70 वर्ड्स ईच। तो आइए हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ रेगुलेटरी फ्रॉम फ्रेमवर्क इन बिजनेस लॉ। यहां पर यह बताना है हमें कि क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिजनेस लॉ के अंदर है। तो आइए, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंश्योर दैट द बिजनेस ऑपरेशन आर कैरिड आउट ethically, legally, and efficiently. It lays down the legal boundaries within the business. Legal boundaries within the business must operate and provides protection to stakeholder such as a consumer, जैसे कि कंज्यूमर हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज। अगर रेगुलेटरीज बॉडीज बोले बच्चे तो क्या मतलब होता है? सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई हो गया, आईआरडीआई हो गया जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओवरसीज द स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी विच अल्टीमेटली बूस्ट ट्रस्ट इन द इकोनॉमी सिस्टम। जिससे क्या हो रहा है बच्चे, इकोनॉमी में क्या हो रहा है? ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा क्रिएट हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे रूल है किसका? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बिजनेस लॉ के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न के और मूव ऑन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर बात करें बच्चे, क्या मेन कंपोनेंट्स है किसका? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। तो आइए आंसर हम लोग देखेंगे, द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज। कुछ यहां पर मेजर कंपोनेंट्स दी गई है, आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 की, ये क्या करता है? फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेबी एक्ट 1992 की बात करें बच्चे, फॉर कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। आरबीआई एक्ट 1934 की बात करें बच्चे, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करें बच्चे, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को यहां पर अगर बात करें बच्चे, यहां पर क्या करता है? इसको रेगुलेट करती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर बात करें बच्चे, तो ये किसके सेफ गार्ड के हित में बात करता है? कंज्यूमर के क्या राइट्स होना चाहिए, कि कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। दीज एंश्योर ए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बच्ची। आइए हम लोग कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे यहाँ पर। आरबीआई एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। चलिए, एबीसी फाइनेंस लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बिगेन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विदाउट टेकिंग नेसेसरी रजिस्ट्रेशन और परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अ कंप्लेंट वाज फिल्ड अगेंस्ट द कंपनीज एंड वायोलेटिंग द लॉ। ये कहते हुए कि लॉ को वायोलेट किया जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। प्रोविजन इन्वॉल्व क्या है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, नो एनबीएफसी कैन कमेंस, no NBFC can commence or carry on a business of the accepting deposits without obtaining a valid certificate of registration। बिना
वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ये काम नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकती है। ये कौन कह रहा है? ये प्रोविजन कहता है, आरबीआई एक्ट 1934 कहता है, नो एनबीएफसी कैन कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विदाउट obtaining अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। सही बात है। द आरबीआई रूल्स, आरबीआई अंडर सेक्शन 45 आई ए के अंदर ये मेंशन है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चे। आरबीआई बीइंग अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया regulate NBFC to ensure financial stability and protect depositors interest, depositor interest any company accepting public funds। अगर कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक फंड विदाउट आरबीआई अथोराइजेशन इज अ वायोलेटिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड मे बी पेनलाइज एंड शट डाउन। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी कंपनी अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक फंड्स विदाउट आरबीआई का अथोराइजेशन, मैं कह सकता हूं कि आरबीआई का यहां पर कंसेंट लेना जरूरी है। अगर ऐसा करती है तो क्या कर सकते हैं बच्चे? तो ये लॉ को वायोलेट करेंगे और इस कंडीशन में क्या हो सकता है? पेनलाइज भी लगाया जा सकता है या इनका बिजनेस को शट डाउन भी किया जा सकता है। आइए कंक्लूजन की बात करें बच्चे। एबीसी फाइनेंस लिमिटेड acted against the regulatory provision and can face legal action including the cancellation in license, heavy penalties and criminal liabilities। RBI's rule is crucial in a safeguard the financial इकोनॉमी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एबीसी लिमिटेड एक्टेड अगेंस्ट द रेगुलेटरी प्रोविजन एंड फेस लीगल एक्शन यहां पर लिया जा सकता है, इंक्लूडिंग कैंसिलेशन भी किया जा सकता है लाइसेंस को, बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टीज भी लगाया जा सकता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए भी ठहराया जा सकता है। आरबीआई रूल्स इन क्रूशियल सेफगार्ड इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। यानी आरबीआई का बहुत ज्यादा रोल कहां पर है? इकोसिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर। कॉन्सेप्ट आया बच्चे समझ में? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। सेकंड केस स्टडीज आपके स्क्रीन के सामने है। सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। XYZ लिमिटेड लॉन्च ऑन एन आईपीओ। XYZ लिमिटेड लॉन्च एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं विदाउट कंप्लाइंग विद द सेबी डिसऑनर्ड नॉर्म्स। द कंपनी प्रोवाइडेड इनकम्प्लीट फाइनेंशियल डिटेल। कंपनी प्रोवाइड करा इनकम्प्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स, मिसलीडिंग इन्वेस्टर, अ फ्यू इन्वेस्टर कंप्लेंट आफ्टर इनकरिंग लॉसेस। तो यहां पर बहुत कुछ जो है इन्वेस्टर ने कंप्लेन करा। आइए हम लोग देखेंगे बच्चे प्रोविजन। तो एज पर सेबी एक्ट 1992 एंड सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, एनी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू मस्ट प्रोवाइड फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर यह बताया गया कि कोई भी कंपनी अगर क्या कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है, उसे क्या करना होगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट, जिससे क्या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें। सेबीज प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। सेबी का पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट जो है उसको रेगुलेट करना, प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग आईपीओस वायोलेट सेबी गाइडलाइंस। अगर कोई भी ऐसा इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जाता है ड्यूरिंग द आईपीओ, उस कंडीशन में ये जो सेबी का जो गाइडलाइंस है उसको वायोलेट किया गया है, मिसलीड किया गया है पब्लिक को, एंड डैमेजेस द मार्केट इंटीग्रिटी। तो कंक्लूजन क्या बनेगा बच्चे? XYZ लिमिटेड इज लाइबल फॉर मिसलीडिंग इन्वेस्टर। बिल्कुल सही बात है, लाइबल है। सेबी कैन इंपोज पेनल्टी। सेबी यहां पर पेनल्टीज लगा सकती है, ऑर्डर रिफंड ऑफ द इन्वेस्टर मनी एंड इवन बैन द कंपनी। और कंपनी को बैन करने के लिए भी ये परमिशन दिया जा सकता है, एंड इट्स प्रमोटर्स फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट इन द फ्यूचर। समझ में आ गया बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपका सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में। तो आइए हम लोग यहां पर देखेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव दीज एसेंशियल एलिमेंट्स। नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है बच्चे। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज होना चाहिए। उसके बाद फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। विदाउट दीज अग्रीमेंट
Without these an agreement is not enforceable in a court of law, hence cannot termed as a valid contract। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होना बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेक्शन 10 के अंदर ये मेंशन है बच्चे। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था कि बच्चे एग्रीमेंट क्या होता है। मैंने बताया था एग्रीमेंट का मतलब होता है एक प्रॉमिस होता है, सेट ऑफ प्रॉमिस एक दूसरे के बदले में होता है। कि चाहे जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं, और सिमिलरली उसने कहा कि मैं इसके बदले में 2 लाख रुपए देना चाहता हूं। तो यहां पर कंसिडरेशन एक दूसरे के बदले में, प्रॉमिस एक दूसरे के बदले में होते हैं बच्चे। एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें बच्चे तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से बनता है। एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर बताया गया एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड, इसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर बताया गया एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखेंगे यहां पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट होते हैं, बट जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओनली दोज अग्रीमेंट्स दैट मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर द एक्ट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता है जिसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है वही। और सेक्शन 10 में दी गई सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में आपका एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करेंगे। आइए केस स्टडीज को देखते हैं। ए इनवाइट्स बी, ए ने इनवाइट करा बी को टू हिज बर्थडे पार्टीज। यहां पर समझिएगा, ए इनवाइट्स बी टू हिज बर्थडे पार्टी, बी एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन एंड फेल्स टू अटेन। ए sues बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे ए ने बी को कहा कि देख भाई बर्थडे पार्टी है, आज यो सेलिब्रेट करेंगे, और वो नहीं पहुंच पाया। तो अब वो कह रहा है कि ए sues बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए हम लोग लीगल प्रोविजन को देखेंगे। अंडर सेक्शन 10 of the Indian Contract Act 1872 an agreement must be made with intention to create legal obligation होना चाहिए to be enforceable as a contract। तो social agreement like party invitations, social agreement do not have any legal enforceability। बच्चे ये क्या है? सोशल एग्रीमेंट है। मैंने बताया था सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होते हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होते, अब्सेंस होते हैं। इसलिए क्या होते हैं बच्चे? तो मैंने कहा था कि जो हस्बैंड वाइफ हो गए, फादर एंड सन हो गए, यहां पर ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, फ्रेंड्स के बीच में जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो बच्चे, ये सारे के सारे क्या बन जाता है? सोशल एग्रीमेंट बन जाता है। कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं होता है, ये सोशल एग्रीमेंट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एनालिसिस की अगर बात करें बच्चे, यहां पर देखिए हम लोग फैक्ट ऑफ द केस की बात करें, the invitation to birthday party is a social agreement, not commercial one. There was no intention to create legal relationship between A and B। तो चलिए कंक्लूजन की बात करें बच्चे, यहां पर A cannot succeed in a suit against B। There is a no valid contract, hence no breach। Social agreement are not enforceable under the court of law। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर X माइनर है, एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल हिज आईफोन टू Y 10,000 and Y pays the amount, but X later refused to hand over the phone। क्या Y X के अगेंस्ट शू कर सकता है? चलिए अंडर द सेक्शन 11 of the Indian Contract Act 1872 a person is incompetent, a person is competent, a person is competent to contract only if they are major। यहां पर सेक्शन 11 के अंदर ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कर सकते हैं जो मेजर होते हैं, जो साउंड माइंड के होते हैं, जिनकी एज मेजोरिटी प्राप्त कर चुकी होंगी, वही कर सकते हैं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड पर्सन, माइनर पर्सन, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो, इट मींस वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एज डिसाइडेड इन द केस मोहिरी बीबी वर्सेस। ध्यान रखिएगा, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस। आइए बच्चे हम लोग यहां पर फैक्ट ऑफ द केस के अंदर हम लोग देखेंगे, सिंस एक्स is a minor, he is not competent to contract even if Y paid money, the agreement is not legally binding। conclusion की बात करें, the contract is void and Y cannot enforce it। a contract with a minor has no legal effect regardless of the performance or consideration।
चाहे यहां पर कंसिडरेशन दिया हो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि माइनर के द्वारा की गई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। आइए बच्चे, हम लोग कंसिडरेशन के चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे बच्चे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, और कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसेंशियल क्यों है। चलिए, एज पर सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन करा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसिडरेशन मींस व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee or any other person has done or abstained from doing something. Such act or abstinence is called consideration. Consideration is the price for the promise. यानी कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में कहा गया क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न्स, कुछ वैल्यू होना चाहिए। इट इज essential because of the contract without a contract without consideration is void. जनरल रूल ये कहता है कि कंसिडरेशन अगर नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट में तो वैलिड नहीं माना जाएगा, बट एक्सेप्शंस है, unless it is falls under the exceptions mentioned in the act like love and affection, completed gift etc. होना जरूरी है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, उसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, एक्सेप्शंस क्या है, जनरल रूल का एक्सेप्शंस क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का क्या एक्सेप्शंस है, क्या अपवाद है, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आइए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज एक्सेप्शंस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, चाहे कंसिडरेशन इसमें दिया हुआ ना हो, फिर भी वैलिड माना जाएगा। क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाएगी, उसके दीज इंक्लूड, तो सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए बिटवीन पार्टीज के, बिटवीन नियर पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वैलिड माना जाएगा। बेसिक कंसिडरेशन नहीं हो, फास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का होना जरूरी है, टाइम बार डेट की अगर बात करें बच्चे, राइटिंग एंड साइन में होना चाहिए, कंप्लीटेड गिफ्ट का होना चाहिए, एजेंसी के दौरान कभी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता, नो कंसिडरेशन नीडेड टू क्रिएट एजेंसी। जब आप एजेंसी क्रिएट करते हो तो वहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता है। दीज एक्सेप्शंस एंश्योर दैट द इवेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस ये इंश्योरिटी दिलाता है कि यहां पर कंसिडरेशन बेशक नहीं है, बट यहां पर जो भी एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और ये क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन एनफोर्सेबल इन स्पेसिफिक केसेस, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, कुछ केस स्टडीज देखेंगे। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिफ्ट हिज सन बी 1 लाख थ्रू अ राइटिंग एंड रिटन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, लेटर ए रिफ्यूज टू पे बी स्यूज ए। तो आइए लीगल प्रोविजन की बात करें, एज पर सेक्शन 25A(1) के अंदर डिफाइन करा गया है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वैलिड इट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर एंड डियर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वैलिड माना जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं बच्चे, देखेंगे इसको। फैक्ट ऑफ द केस के ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ए एंड बी आर नियर रिलेटिव्स, फादर एंड सन है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बिल्कुल सही बात है। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी है, रिटन भी है, तो कंक्लूजन क्या बनता है, द प्रॉमिस इज लीगली एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। बी कैन शीव ए एंड क्लेम 1 लाख रुपीज पर 1 लाख रुपीज एज अ पर अ वैलिड एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 25। तो ये क्या माना जाएगा बच्चे, वैलिड माना जाएगा। क्लियर है। आपके एग्जामिनेशन में नाम चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जो आज के क्लास के अंदर हम लोग कराने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को देखना चाहिए, और जितना हो सके इसको शेयर करें, आप उन दोस्तों को शेयर करें, उन जो आपके फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको आपकी शेयर एक करने से उनकी फ्यूचर में एडिशन हो सकता है। शायद उन्होंने प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया हो, लेकिन वो सारा कुछ इससे कवर कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, पूरी कंप्लीट बिजनेस लॉ बोले तो सारे एक्ट हम कवर करेंगे इसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे बच्चे, और ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग देखेंगे बच्चे इसको क्वेश्चंस को। एक्स सेव वाई फ्रॉम ड्रॉइंग लेटर, वाई प्रोमिसेस टू पे 5,000 टू एक्स फॉर his brave act. Later Y refuses to pay. Can X enforce this promise? क्या ऐसा कर सकते हैं? तो लीगल प्रोविजन की बात करें अंडर सेक्शन 25(2) के अंदर बताया गया, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी एक्ट इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड एक्ट वाज डन वॉलंटरी। ध्यान रखिएगा, एक्ट कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप दबाव में आकर के नहीं कर रहे हो, यानी एट द प्रोमिसर डिजायर। ये किसके डिजायर पर है, प्रोमिसर के डिजायर पर है। एंड द प्रोमिसर लेटर promises to compensate। आइए बच्चे हम लोग यहां पर फैक्ट ऑफ द केस और एनालिसिस की अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो एक्स एक्टेड वॉलंटरी टू सेव वाइज लाइफ।
एक्स ने अपने मर्जी से वाई के लाइफ को सेव करा है एंड वाई लेटर promised to pay for this act, although the act was past consideration, the law recognize such promise is a valid. क्या वैलिड माना जाएगा? कंक्लूजन की बात करें बच्चे यहाँ पर, तो वाई promise is a binding, एक्स can enforce the contract and claim amount, as this is a valid exception to the rule, no consideration no contract. कॉन्सेप्ट आया बच्चे समझ में? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, यही मैंने सेक्शन 25 के अंदर बताया था एक्सेप्शंस के अंदर। चलिए बच्चे, कुछ अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो एज पर सेक्शन 14 ऑफ द फ्री कंसेंट का मतलब होता है कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ध्यान रखेंगे, कभी भी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होता है तो बच्चे वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर बन जाता है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, बोथ पार्टीज आर अग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 में बताया गया, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्रीली गिवन। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉफुल ऑब्जेक्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट मीनिंग एंड इट्स पर्पज मस्ट नॉट इलीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए, मोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बनेगा। एग्जांपल की बात करें, इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमिटिंग क्राइम्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग। यहां पर कमिटिंग किया जा रहा है क्राइम करने का, रिस्ट्रिक्ट करने का लीगल प्रोसीडिंग को, तो बच्चे क्या है ये एक्टिविटीज गलत है, लोगों को यहां पर रोक रहे हो, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल है, इमोरल है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंश्योर कॉन्ट्रैक्ट अलाइन विद द पब्लिक इंटरेस्ट एंड लीगल एथिक्स। यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट अलाइन करते हैं पब्लिक को इंटरेस्ट के साथ एंड लीगल एथिक्स के साथ। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे। अ मनी लेंडर लेंड्स 1 लाख टू बी अ पुअर फार्मर्स एट अ 60% इंटरेस्ट रेट, बी साइन द agreement due to his helpness, later B refuses to pay excessive interest and claim under undue influence। ये केस किसका बनता है बच्चे? undue influence का। undue influence के अंदर क्या होता है बच्चे? पार्टीज के बीच में नियर एंड डियर रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है। चलिए लीगल प्रोविजन को देखते हैं। अंडर सेक्शन 16 द कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी caused by undue influence when one party is a position to dominate the will of other and uses the position to gain unfair advantages। तो एक पार्टी उस पोजीशन का अनफेयर तरीके से फायदा लेता है। आइए एनालिसिस की अगर बात करें बच्चे, हम लोग फैक्ट की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चे, यहां पर ए बीइंग फाइनेंशियल पुअर, ए यहां पर फाइनेंशियली पुअर है, exploited B poor conditions, the interest rate is unusually high and unconscionable, this indicate that it dominated by B's will and caused undue influence। यहां पर ये देखने से साबित हो रहा है कि यहां पर 60% इंटरेस्ट ले रहे हो, इट मींस कि अनड्यू इन्फ्लुएंसेस हो रही है। कंक्लूजन की बात करें, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी के अगेंस्ट में क्या हो रहा है? अवॉइडेबल। द कोर्ट में सेट असाइड और मॉडिफाई द इंटरेस्ट क्लाउज, बी इज नॉट बाउंड टू पे अनफेयर इंटरेस्ट, बी यहां इस कंडीशन में बाउंड नहीं है पे करने के लिए अनफेयर इंटरेस्ट, एज कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली गिवन, कंसेंट यहां पर फ्रीली दी नहीं गई है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, अगला केस स्टडीज आपके स्क्रीन के सामने है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आपके एग्जामिनेशन में केस स्टडीज का नाम चेंज होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता बच्चे। मैंने पूरे ही बिजनेस लॉ के कंप्लीट सिलेबस करा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाए करके जरूर देखिए, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ये जो आज मैं करवा रहा हूं ये कंप्लीट सीए फाउंडेशन का अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? तो यहां पर केस स्टडीज में सिर्फ नाम चेंज होती है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। आप आराम से कर सकते हो, जितना मैं करा रहा हूं अगर आप उतना अच्छे तरीके से आपने ऑनेस्टी के साथ अगर आपने कर लिया तो 100% आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरे ही बिजनेस लॉ कंप्लीट मैंने इस आज के लेक्चर के अंदर मैंने कराने वाला हूं, और आप इसको जरूर से अच्छे से देखेंगे। चलिए केसेस की बात करें, एक्स एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ वाई टू स्मगल गुड्स,
यानी मैं कह सकता हूं एक्टिविटी कैसा हो रहा है, द बॉर्डर वाई रिसीव एन एडवांस बट डज नॉट परफॉर्म द एक्ट सिव वाई टू रिकवर द मनी। बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा स्मगल गुड्स, यानी यहां पर क्या किया जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बाउंड होंगे, नहीं। तो चलिए फिर भी हम लोग लीगल प्रोविजन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एन एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, एक अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है लाइक स्मगलिंग इज अ वर्ड बन जाता है, द कोर्ट विल नॉट एनी एनफोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इलीगल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो यहां पर कोर्ट विल नॉट एनफोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इलीगल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। चलिए हम लोग अगर फैक्ट ऑफ द केस की बात करें बच्चे, एनालिसिस से लिखा है, इसकी जगह पर फैक्ट ऑफ द केस होता, फैक्ट ऑफ द केस। तो यहां पर द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज इलीगल, यहां पर इलीगल इसलिए क्योंकि स्मगलिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इंडियन लॉ सिंस द पर्पज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ अनलॉफुल। यहां पर क्या है, अनलॉफुल है, तो ये वॉइड बन जाता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। कंक्लूजन की बात करें बच्चे, द कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल, unenforceable. Acts cannot claim any legal remedies and court will not assist in recovering the amount or enforcing the contract. तो यहां पर वो enforcing नहीं करा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आर वाइड एब इशू। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रहा है तो वाइड एब इशू बन जाएगा बच्चे। चलिए हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर से उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस, आइए बच्चे हम लोग देखेंगे। तो हु इज बाउंड टू परफॉर्म, हु इज बाउंड टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहां पर एज पर सेक्शन 37 द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। यहां पर यह बताया गया है कि सेक्शन एज पर सेक्शन 37 कहता है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही यहां पर करेगा, और by his agent or legal representative if the contract is not personal nature। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं है तो प्रोमिसर भी करेगा, एजेंट भी उसके करेंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर भी करेंगे, बट अगर पर्सनल नेचर के हैं तो उन्हें ही करना पड़ेगा। इफ द परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसर इज एसेंशियल, फॉर एग्जांपल पर्सनल स्किल्स अगर बेस्ड अगर इसमें इन्वॉल्व है तो यहां पर दे ओनली प्रोमिसर, देन ओनली द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म, तो सिर्फ प्रोमिसर ही करेंगे, अदरवाइज परफॉर्मेंस कैन बी डेलीगेटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सेज अदरवाइज। समझ में आ गया बच्चे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, a valid offer to perform the obligation under a contract according to section 38 if the promisor offers to perform but promisee refuse to accept। अगर यहां पर promisor ने ऑफर करने परफॉर्म करने के लिए ऑफर करा बट यहां पर promisee उसको मना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सब फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कुछ रिपेयर कराने के लिए, बट जब वो आया रिपेयर करने के लिए तो आपने गेट दरवाजा ही नहीं खोला। भाई वो तो यहां पर परफॉर्म करने के लिए रेडी है बट आपने उसे परफॉर्म करने से मना कर दिया, दिस इज कॉल्ड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देन द प्रोमिसर इज नॉट responsible for non-performance and obligation is considered as a discharge। the tender must be unconditional and proper time or place। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट्स, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट्स B's house before the work start, A's dies, B insists A's son C complete the painting work, C refuses, can B force C to perform। क्या B यहां पर फोर्स कर सकता है C को परफॉर्म करने से? तो हम लोग देखेंगे लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 37 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल्स एंड और टैलेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय ओनली प्रोमिसर हिम्स। अगर यहां पर पर्सनल नेचर की अगर स्किल्स इन्वॉल्व है बच्चे, टैलेंट अगर इन्वॉल्व है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही करेंगे। अपॉन द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, अगर ये प्रोमिसर का डेथ हो जाएगा तो परफॉर्मेंस बिकम्स वॉइड बन जाएगा क्योंकि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, वही कर सकता था। तो पेंटिंग इज अ टास्क ऑफ इन्वॉल्विंग इज पर्सनल स्किल्स, पेंटिंग करना प्रोमिसर जो यहां पर है एक ही जो पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और जजमेंट, दिस कैन नॉट बी फोर्स अपॉन हिज सन। उसके लड़का कैसे कर सकता है? हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, जो उसके पिताजी कर सकते हैं, जो उसकी कला है उनके बच्चों में नहीं है। तो यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म ए स्किल बेस्ड ऑन द पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। कंक्लूजन की बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट सी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट सी एंड बी कैन नॉट डिमांड फॉर परफॉर्मेंस फ्रॉम ए सन
द contract extend discharge upon his death due to the personal nature of the obligations। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर केस स्टडीज देखेंगे। यहां पर P offers to deliver 500 bags cement to Q on 1st June at Q warehouse. Q refuses to accept the delivery on the date of without valid reason. Later Q sues P for non performance। क्या P इसके लिए लाइबल होगा? तो चलिए हम लोग देखेंगे लीगल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38। If a valid tender of performance is made, the promisee refuses to accept it, then the promiser is not liable to non-performance। तो promiser यहां पर क्या है बच्चे? लाइबल नहीं होगा परफॉर्मेंस के लिए। तो आइए हम लोग फैक्ट ऑफ द केस के अंदर, एनालिसिस के अंदर बात करें। P made a proper tender और agreed date at the agreed place since Q refuses to accept without जस्टिफिकेशन P's ड्यूटी इज डिस्चार्ज। P की ड्यूटीज को यहां पर डिस्चार्ज करा है। कंक्लूजन की बात करें बच्चे यहां पर, तो P इज नॉट लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। P इज नॉट लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Q रिफ्यूजल invalidates any claim or non-performance, the contract is considered as a performed from P's aside is a valid tender। समझ में आ गया बच्चे? चलिए हम लोग आगे देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। आइए इस चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रीच ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एंटिसिपेटरी का मतलब क्या होता है? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन द वन पार्टी repudiate the contract before the performance is due। टाइम से पहले ही इसको ब्रीच हमने बीच में कर दिया। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट principles, the other party can either treat a contract terminated immediately or sue for damages or wait till actual date of performance। समझिएगा, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शंस होता है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे और डैमेजेस ले, या तो उस टाइम तक वेट करे कि वो दिन एक दिन आएगा, वो जरूर आएगा, वो दिन का इंतजार करे। इट प्रोवाइड्स रेमेडीज बिफोर एक्चुअल लॉस इज suffered and help avoid unnecessary performance। चलिए बच्चे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए हम लोग जानेंगे व्हाट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस इन अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, इसे कैसे बताया गया है। ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज types of damages which are naturally arise in a usual course of things due to breach of contract as per section 73। they are intended to place injured the party in the same position as if the contract had been performed। no special circumstances are considered, for example loss or profit due to non delivery of goods and agreed date। this is called ordinary damages। चलिए बच्चे आइए हम लोग कुछ केस स्टडीज देखेंगे। ए अग्रीज टू डिलीवर 100 kg ऑफ wheat टू बी ऑन 10th April। 1st April A informed B he will not perform the contract। B immediately buys the wheat from the market and higher prices। इसने क्या करा, मार्केट से परचेज करा और हायर प्राइस पे करा। एंड शूज ए फॉर द डिफरेंस, और ये यहां पर डिफरेंस अमाउंट मांग रहे हैं। तो आइए हम लोग लीगल प्रोविजन की बात करें बच्चे। इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बच्चे यहां पर, तो ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंज्योर्ड पार्टी कैन एक्सेप्ट the repudiation and sue for damages immediately without waiting for the performance date। तो आइए फैक्ट ऑफ द केसेस और एनालिसिस में बात करेंगे। सिंस A clearly refused to perform before 10th April, B has a legal right to purchase wheat elsewhere and recover the additional cost from A। ले सकता है। The anticipatory breach gives A the right to claim compensation। तो बच्चे यहां पर बिल्कुल सही बात है, कंपनसेशन जो डिफरेंस अमाउंट है वो ले सकता है। तो यहां पर कंक्लूजन की बात करें बच्चे, यहां पर द बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस प्राइस इन फ्रॉम एज डैमेजेज एज एंटिसिपेटरी ब्रीच वाज क्लियरली कम्युनिकेटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। ड्यू डेट से पहले ये इन्फॉर्म कर दिया है, तो ये डिफरेंस अमाउंट ले सकता है। आइए उसके बाद कुछ और भी केस स्टडीज है बच्चे, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे पी कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई custom designed machinery to Q by 1st June। P fails to deliver it on time, causing Q factories shut down and suffer heavy losses। Q claim the loss
ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स और डैमेजेस। आइए हम लोग इसको देखेंगे। लीगल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73, डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड और लॉस विच नेचुरली अरोज or which the parties knew at the time of contract, special damages are awarded only. Special damages are awarded only if the special loss was known to the breaching the party is advance. आइए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे फैक्ट ऑफ द केसेस और एनालिसिस। जो बच्चे एनालिसिस को ना हम फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो 3 पैरा में आपको आंसर देना है। नंबर 1 लीगल प्रोविजन, सेकंड में फैक्ट ऑफ द केसेस। जो क्वेश्चंस दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वहीं से आपको फिल्टर करके कस्टमाइज लिखना है, और एंड में एनालिसिस एंड कंक्लूजन देना है। चलिए कंक्लूजन की यहां पर देखें। इफ पी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड दैट डिले वुड कॉज ऑफ क्यूज फैक्ट्री टू स्टॉप ऑपरेशन, क्यू कैन क्लेम ordinary damages, not loss of profit. Special damages required prior communication. Special damages तभी दिया जाता है जब इसकी प्रॉपर नोटिस दी जाती है यहां पर ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। चलिए कंक्लूजन की बात करें। क्यू में रिकवर ऑर्डिनरी डैमेजेस बट नॉट स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिया जाता है जहां पर ये बताया गया होता है पहले से फ्यूचर और प्रॉफिट और लॉस, अनलेस ही हैड कम्युनिकेटेड द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिले टू पी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कौन सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे बच्चे। तो व्हाट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट as defined under section 31 of the Indian Contract Act. It cannot be enforced unless that event occurs. For example, an agreement to pay a sum of money upon death of a person is a contingent contract. तो बच्चे ध्यान रखिएगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन, ये परफॉर्मेंस डिपेंड करता है किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स एज डिफाइंड सेक्शन 31 of the Indian Contract Act 1872. It cannot enforce be unless the event occurs. जब तक ये इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट टू पे सम ऑफ मनी अपॉन द डेथ ऑफ अ पर्सन। यहां पर ये बताया गया कि ये हम अमाउंट आपको पे करेंगे जब इनके डेथ हो जाती है। तो ये क्या है बच्चे? ये डेथ होना ये किसी घटना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डेथ हो जाता है तो ये पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कहां पर कौन क्रिएट करता है बच्चे? ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। लॉ इंपोज करता है, कहता है कि नाजायज तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो मान लीजिए मिस्टर रामलाल यहां पर पैसे भेजते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने, ऐसे सिंपल वर्ड में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे पैसे भेजने थे, मैंने भेजना था रामलाल को अकाउंट में, गलती से चला गया श्यामलाल। अब श्यामलाल के ये लॉ ये कहता है कि गलत तरीके से अगर एक व्यक्ति अगर के साथ अगर गलत हुआ है या गलत तरीके से अगर पैसे अगर भेज दिया है तो यहां पर क्या होता है, उसके पास अधिकार होता है कि उसको ये लॉ इंपोज करता है। यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चे? वो रिटर्न कर सकते हैं। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लॉ कहता है कि अनजस्टिस, अन्याय तरीका से हम किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। तो यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है बट ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय द लॉ। ध्यान रखिए, लॉ क्रिएट करता है। तो इस एग्जांपल की अगर बात करें बच्चे तो यहां पर मिस्टर रामलाल को पेमेंट करना था, गलती से श्यामलाल के पास चला गया तो श्यामलाल को रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ कहता है एक व्यक्ति की अगर गलती होती है तो दूसरा व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठा सकता है। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम लोग बात करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट but obligation to imposed by law to prevent injustice enrichment as per the section 68 to 72 when one person benefit from another without a real contract as per law demands compensation। बिल्कुल सही बात है, आप इसको रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन ए मिस्टेकली डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए ने गलती से गुड्स को डिलीवर कर दिया बी के पास, तो बी का ये अधिकार बनता है कि गुड्स को रिटर्न करे या पे करे। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आइए बच्चे हम लोग बात करेंगे। एक्स प्रोमिसेस टू पे 50,000 इफ वाई शिप रिटर्न सेफली फ्रॉम लंडन, द शिप सिंक एट स्टॉर्म एंड नेवर रिटर्न, वाई यूज एक्स फॉर मनी। तो यहां पर सिंपल वर्ड में ये कहा गया कि एक्स वाई को तभी देगा जब शिप रिटर्न करेगा सेफली, अगर लंदन से आ जाएगा तो, रिटर्न हो जाएगा तो।
बट अगर वहां पर डूब गया तो नहीं मिलेगा। तो एज पर सेक्शन 32 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट dependent on a happening of uncertain events cannot be enforced unless or until the event becomes impossible, the contract becomes void। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चे सेकंड, यहां पर एनालिसिस के अंदर। तो सिंस द शिप संक एंड कैन नॉट रिटर्न, अगर शिप अगर वापस नहीं आता तो 50,000 रिसीव नहीं होगा। इवेंट becomes impossible, therefore contract cannot be enforced, contingent contract cannot survive after impossibilities of the conditions। तो यहां पर why cannot claim damages 50,000 नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसका कंडीशन ये था कि देखो मैं 50,000 तुम्हें तभी दूंगा जब शिप जो है लंदन से सेफ तरीके से इंडिया में वापस आ जाएगा। बट क्या हुआ, शिप वहां पर डूब गया, तो डूब गया तो नहीं मिलेगा। तो why cannot claim 50,000 from X, the contract is void due to the non-happening of the contingent event and safe return of the safe। नहीं आ पाया इसलिए नहीं मिल पाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे a tradesman leave the goods at B's house by mistake, B uses the goods but refuses to pay A, stating there was no contract between them। बच्चे ध्यान रखेंगे, a tradesman leave the goods एट बी, उसका कुछ गुड्स रह जाता है बी के हाउस में मिस्टेक से, अब वो ये मान लेता है कि गुड्स मेरा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आइए अंडर सेक्शन लीगल प्रोविजन की बात करें, अंडर सेक्शन 70, इफ अ पर्सन लवफुली डिलीवर द गुड्स टू अनदर बाय मिस्टेक, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहिए, गलती से किसी और व्यक्ति के पास चला गया तो इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। द लेटर एंजॉय द बेनिफिट्स, अगर उसका बेनिफिट अगर आपने लिया है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। बाउंड टू कंपनसेट फ्रॉम the former, this is a case of quasi contract where the injustice enrichment is not allowed। लॉ कहता है कि अनजस्टिस तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आइए एनालिसिस में देखते हैं। इवन दो there was no formal agreement, B used the goods and benefited from them, law will treat is a quasi contract imposed due to pay the goods। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें बच्चे, बी मस्ट compensate ए फॉर द गुड्स, कोर्ट विल ट्रीट एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर नो पार्टी अनफेयर बेनिफिट्स टू अनदर एक्सपेंसिव। एक व्यक्ति का खर्चे से दूसरे व्यक्ति उसका फायदा नहीं ले सकता, लॉ ये कहता है बच्चे। आइए हम लोग बात करेंगे, कुछ हम लोग जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के चैप्टर से भी देखेंगे। तो आइए यहां पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चे। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी promises to save other parties from the loss caused and promisor conduct or by the conduct of any third parties। For example, an insurance policy is a contract of indemnity। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर बात करें तो एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा, समझिएगा। वेयर वन पार्टी promises टू सेव, यहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेव करने का वादा कर रहा है अगर कोई भी उसको नुकसान होगा। जैसे आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि कल के साथ अगर आपके साथ अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपको यहां पर क्या होगा, ये सम ऑफ अमाउंट मिलेगा। यानी एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योरर agrees to compensate insured of specific losses। अगर कुछ भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे। आइए हम लोग व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है बच्चे, हम लोग देखेंगे एज पर द सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ वन वेयर वन पर्सन श्योरिटी है, promises to perform the obligation of third party principal debtor to creditor in case of principal debtor fails to do so। it involve थ्री पार्टीज होते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 में श्योरिटी आएगा, सेकंड में प्रिंसिपल डेटर आएगा, थर्ड में क्रेडिटर आएगा। तो यहां पर क्रेडिटर आएगा, प्रिंसिपल डेटर आएगा एंड श्योरिटी आएगा। समझ में आ गया, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आर अमंग देम, इन 3 व्यक्ति के बीच में होती है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कुछ केस स्टडीज देखेंगे। तो यहां पर एक्स एज अ ट्रांसपोर्टर एग्रीज टू कैरी गुड्स फॉर वाई, promises to indemnity and Y against any loss or damages during transit, the goods are damages due to the X negligence, Y claim the compensation। आइए लीगल प्रोविजन की बात करें अंडर सेक्शन 124। in a contract of indemnity one party agrees to compensate for any loss suffered due to the act, promisor or third parties, the indemnifier becomes liable when the loss occurs।
आइए एनालिसिस की बात करें, फैक्ट ऑफ द केस की बात करें बच्चे। यहां पर सिंस एक्स हैड एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस टू कवर एनी डैमेजेस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड डैमेजेस occurred due to X negligence, Y is entitled to indemnity. A valid contract of indemnity exists here. तो कंक्लूजन की बात करें, X is legally bound to compensate Y for the loss caused during the transportation. There is a valid case of contract of indemnity. समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। यहां पर केस स्टडीज नंबर सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बी एंड सी स्टेंड श्योरिटीज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, बी अप्रोचेस सी फॉर पेमेंट बट सी अग्रीज टू बी शुड हैव फर्स्ट शूड ए। लीगल प्रोविजन की बात करें बच्चे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं बच्ची, आप इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि मुझे पूरे ही एक्ट कराना है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा इस चीज को। चलिए लीगल प्रोविजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर unless stated otherwise. The creditor can proceed against the surety without first showing the principal debtors. Analysis की बात करें, fact of the case की बात करें, acts as a surety is liable to immediately when is default, be under no obligation to first shew and A before demanding payment from she. Conclusion की बात करें बच्चे, X is legally bound to repay the loan to B. The creditor has full right to proceed directed against the surety can before exhaustive remedies against the principal debtor. चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर कुछ चीजें बेलमेंट एंड प्लेस के चैप्टर से भी हम लोग देखेंगे व्हाट इज बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब क्या होता है। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन द बेलर to another person bailey for a specific purpose and under a contract that the goods will be returned or disposed as per the bailor's instruction. For example, handing over clothes to dry cleaner is a contract of bailment. तो जब आप ड्राई क्लीनर के लिए आप जब अपने क्लोथ्स को आप देने जाते हो ड्राई क्लीनर वाले के पास, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का केस बन जाता है। चलिए आगे बात करेंगे प्लेस क्या होता है और मेंशन द राइट्स ऑफ पाउनी। पाउनी के पास क्या राइट्स होते हैं। द प्लेस इज अ स्पेशल काइंड्स ऑफ बेलमेंट वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसेस। सेक्शन 172, द पर्सन हु डिलीवर्स इज कॉल्ड पाउनर एंड द जो रिसीव कर रहा है पाउनी कहलाएगा। पाउनी हैज राइट टू रिटेन द गुड्स एंड डेब्ट इज अनपेड। जब तक उसे वो डेब्ट का पैसा नहीं मिल जाता तब तक उसको रिटेन कर सकता गुड्स को, एंड कैन इवन सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस। रीजनेबल नोटिस देने के बाद इसको सेल भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे के कुछ बेलमेंट और इसके बेलमेंट ड्यूटीज और बेली, उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज को हम लोग देखेंगे। ए गिव्स हिज लैपटॉप टू बी अ रिपेयर टेक्नीशियन फॉर सर्विंग। बी कीप्स द लैपटॉप इन अ ओपन ड्रॉअर एट द शॉप, द लैपटॉप गेट्स स्टॉलन। ए sues B फॉर कंपनसेशन, कैसा कर सकता है। तो लीगल प्रोविजन की बात करें अंडर सेक्शन 151, अ बेली मस्ट कीप द सेम केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ प्रूडेंस वुड टेक ऑफ हिज ओन गुड्स, इफ ही फेल्स टू डू सो ही इज लाइबल फॉर लॉस। बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसे मान करके गुड्स को आपको प्रॉपर टेक केयर करना चाहिए कि गुड्स आपका ही है, उसका पूरा रक्षा करना चाहिए। फैक्ट ऑफ द केस की बात करें, बी वॉज नेग्लिजेंट इन कीपिंग द लैपटॉप इन वंस open drawer, making the pronoun to the tab. This is a breach of duty of care required under the bailment law. बिल्कुल सही बात है। तो कंक्लूजन की बात करें, B is liable to compensate for the A stolen laptop due to the negligence as a bailey. ये बेली की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो इस कंडीशन में बेली B is liable to compensate. चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहां पर प्लीज राइट ऑफ पाउनी टू सेल क्या है उसके बारे में समझेंगे। X placed his gold chain to Y and money lender for loan 10,000. X failed to repay the amount even after repeated reminder. Y sold the chain without giving notice. Y ने यहां पर उस चैन को बेच दिया। लीगल प्रोविजन की बात करें बच्चे एज पर सेक्शन 176, इफ द पाउनर डिफॉल्ट्स, अगर यहां पर पाउनर डिफॉल्ट करता है, द पाउनी हैज राइट टू रिटेन
and even sell the goods giving after giving reasonable notice of sale, शेलिंग विदाउट नोटिस इज इनवैलिड। आइए एनालिस फैक्ट ऑफ द केस की बात करें। ऑल्दो वाई हैड अ राइट टू रीसेल चेन and he violated the section 176 by not issuing the prior notice to X, thus the sale is wrongful। कंक्लूजन की बात करें, Y is not entitled to sell the place goods without notice। X can sue for Y for damages and recovery the amount value of chain। तो यहां पर Y is not entitled to sell the place goods without notice। जब तक नोटिस नहीं तो X can sue Y for damages for recovery the value of the chain। ऐसा नहीं कर सकते, नोटिस आपको देना पड़ेगा। आइए बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो डिफाइन एजेंसी इन एजेंसी एंड इट्स लिस्ट ऑफ टू वेज ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी। तो एजेंसी इज अ रिलेशनशिप, एजेंसी इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन कॉल्ड एजेंट, यहां पर एजेंट कहलाता है, इज ऑथोराइज एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। हम यहां पर उसको प्रिंसिपल कहते हैं टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टीज। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एजेंसी कैन बी क्रिएटेड सेवरल वेज, कि यहां पर बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। नंबर वन, एक्सप्रेसली थ्रू रिटेन और ओरल एग्रीमेंट। सेकंड, इम्प्लाइडली यानी थ्रू कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस लाइक नेसेसिटीज और स्टॉपल। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल देखेंगे बच्चे आप लोग। उसके बाद सब एजेंट कौन होता है और कैन बी अपॉइंटेड, व्हेन कैन बी अपॉइंटेड। सब एजेंट किसे बोलते हैं, कब इसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन एजेंट एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजेंट इन अ बिजनेस of the agency, business of the agency as per the section 190। the sub agent can be appointed only with the principal authorities। ये principal के authorities से होता और by custom or trade। without authorities an agent becomes liable for sub agent act। चलिए अगर डिटेल्स में, अगर जितने भी चैप्टर्स मैंने कराया बच्चे सभी को अगर डिटेल्स में अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाकर के जरूर देख सकते हो। आज की क्लास जो है इसलिए थोड़ा हम स्पीड चल रहे हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है और मैं पूरे बिजनेस लॉ की कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास देने वाला हूं, तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं और इसको आप लोग रोक करके देख सकते हैं बच्चे। चलिए केस स्टडीज की अगर बात करें, क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय स्टॉपल की बात करें बच्चे, मिस्टर ए फ्रिक्वेंटली अलाउज मिस्टर बी टू बाय अ गुड्स ऑन हिज बिहाफ विदाउट ऑब्जेक्टिंग एंड थर्ड पार्टीज डील विथ बी बिलीविंग हिम टू बी एजेंट लेटर डिनाइज लाइबिलिटीज बीज एक्शन। आई लीगल प्रोविजन की बात करें अंडर सेक्शन 237, under section 237 when a person by words or conduct includes third party to believe that another person his agent and he is bound to act on other persons, हम उसको बोलते हैं एजेंसी बाय स्टॉपल। तो यहां पर when one person by words, अगर कई बार किसी व्यक्ति का वर्ड्स और कंडक्ट के थ्रू पता चलता है कि इसके लिए थर्ड पार्टी को बिलीव हो जाता है कि ये कौन है बच्चे, अनदर पर्सन कौन है, यहां पर एजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ही इज बाउंड टू एक्ट दैट अ पर्सन ही इज, दिस इज अ एजेंसी ऑफ स्टॉपल। चलिए फैक्ट ऑफ द केस की बात करें, बाई कंसिस्टेंटली अलाउइंग बी टू एक्ट हिज एज हिज एजेंट, ए क्रिएटेड एन इंप्रेशन ऑफ एजेंसी, थर्ड पार्टीज रियलाइज ऑन हिज बिलीफ while contracting। कंक्लूजन क्या बनेगा, ए इज stopped from denying B's authorities and bound by B act, agency by estoppel applies। यहां पर एजेंसी बाय estoppel अप्लाई हो जाता है। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग कुछ केस स्टडीज की अगर बात करते हैं, एक्टिंग बियॉन्ड अथॉरिटीज, एजेंट एक्टिंग बियॉन्ड अथॉरिटीज। कई बार एजेंट जो अथॉरिटीज के बियॉन्ड जाकर के काम कर देता है, तो यहां पर पी अपॉइंट्स क्यू इज एन एजेंट टू बाय अ ट्रक, क्यू विदाउट इन्फॉर्मिंग पी बाइज 2 ट्रक, P refuses to pay for second truck, the seller sues P। लीगल प्रोविजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227 if an agent exceed the authorities and the part within the authorities is separable from the rest, the principal is bound for the authorized part only। यहां पर authorized part के लिए liable होगा। if not separable the principal is not bound at all, नहीं बाउंड होगा। एनालिसिस और फैक्ट ऑफ द केस की बात करें, बाइंग वन ट्रक वाज विदिन क्यू अथॉरिटीज, एक ट्रक खरीदना उसके अथॉरिटीज में है, सिंस द टू ट्रक इज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल, पी इज ओनली लाइबल फॉर वन अथोराइज। जो एक चीज के लिए अथोराइज है वही उसी के लिए लाइबल होगा। कंक्लूजन की बात करें बच्चे, पी इज नॉट लाइबल टू पी फॉर सेकेंड ट्रक, ही इज ओनली फॉर द फर्स्ट एज पर द सेक्शन 227। आइए बात करेंगे अगला,
अब हम लोग बात करने वाले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की कुछ हम लोग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस मार्कर को मैंने सेल करा और उसी टाइम पे आपने पेमेंट हमें ट्रांसफर कर दिया, यानी इमीडिएट सेल हो चुका है, यानी गुड्स भी ट्रांसफर हो चुका है। और यहां पर एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है कि इस मार्कर को मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूं, मैन्युफैक्चर करूंगा और फ्यूचर में मुझे पेमेंट रिसीव होगा। तो सेल इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू बायर for the price. An agreement to sell, a contract to transfer of ownership at a future date or subject to the some condition. In sale, property transfer immediately, whereas agreement to sell ट्रांसफर लेटर ऑन एंड फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। तो ये एग्रीमेंट टू सेल का केस बनता है बच्ची। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एसेंशियल एलिमेंट की बात करें बच्ची, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देयर मस्ट बी 2 पार्टीज होना चाहिए, बायर एंड सेलर का होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। उसके बाद द गुड्स मस्ट बी टेंजिबल एंड मूवेबल होना चाहिए। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर और ओनरशिप और प्राइस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड होने के लिए। आइए उसके बाद कुछ स्टडीज देखते हैं कि इस स्टडीज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। मिस्टर ए सोल्ड 100 bags of rice to Mr. B delivered next week. Before delivery, the bags were destroyed by fire. Mr. A claimed the loss of the property and property had not passed. Mr. B claims the loss should be his। आइए लीगल प्रोविजन की बात करें। सेक्शन 18 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स when the parties intended to pass सेक्शन 20 सी रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी। रिस्क पासिस होती है प्रॉपर्टी और ओनरशिप के साथ साथ। फैक्ट ऑफ द केसेस और एनालिसिस की बात करें, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्यूचर डिलीवरी and property had not passed, risk set with the seller until the transfer। तो यहां पर conclusion, Mr. B A bear the loss as a property and risk had not been passes to Mr. B at the time of fire। तो यहां पर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बच्चे, तो मिस्टर ए सेल रिस्पॉन्सिबल दिस लॉस, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है बच्चे, यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग देखेंगे केस स्टडीज यहां पर है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जब आप गुड्स को सेल करते हो, डिस्क्राइब करते हो सैंपल के थ्रू, अगर आप सेल करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, एक्स ऑर्डर टू 50 ब्रांडेड लैपटॉप फ्रॉम वाई बाय डिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी, लैपटॉप आर फाउंड टू फॉल्टी एंड डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, एक्स रिफ्यूजेस टू पे। तो यहां पर देखेंगे लीगल प्रोविजन की बात सबसे पहले करेंगे। सेक्शन 15 स्टेटेड इन अ सेल्स ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन द गुड्स मस्ट कोरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। जब भी अगर गुड्स को अगर डिस्क्राइब करके अगर हम सेल करते हैं तो गुड्स कैसा होना चाहिए, सैंपल के थ्रू होना चाहिए, सैंपल के जैसा डिस्क्रिप्शन के थ्रू होना चाहिए। और सेक्शन 16 implies the condition that the goods will be merchantable quality। गुड्स कैसा होना चाहिए, मर्केंटेबल क्वालिटीज का होना चाहिए। फैक्ट ऑफ द केसेस की बात करें बच्चे, यहां पर द गुड्स डिड नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन वेयर फॉल्ट ब्रीचिंग द इम्प्लाइज कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, कंक्लूजन की बात करें, एक्स इज जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द गुड्स एंड नॉट पेइंग, वाई इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे, वाई इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए उसके बाद कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज है यहां पर पार्टनर्स के, हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, क्या इसके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो पार्टनरशिप का मतलब ये बताया गया सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसेंशियल इंक्लूड्स एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर पर्सन्स होना चाहिए। सेकंड की बात करें, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ लॉसेस प्रॉफिट होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी वेयर द एवरी पार्टनर इज एजेंट एंड फॉर्म ऑफ अदर। तो ये रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। यहां पर पार्टनर्स के पास क्या राइट होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर पार्टनर्स हैव राइट टू सच एज राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली अनलेस अग्रीड अदरवाइज, राइट टू एक्सेस द इंस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म्स बुक्स, राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ बिहाफ ऑफ द फॉर्म और राइट टू डिसॉल्व द फॉर्म एज पर द अग्रीमेंट और लॉ।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर्स, क्या लाइबिलिटी रहेगा अनदर पार्टनर के लिए। ए एंड बी पार्टनर्स, ए विदाउट बीज नॉलेज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फ्रॉम द फॉर्म, द बायर sues for the non-delivery after B refuses. E is the firm is liable, का यहां पर फॉर्म लाइबल रहेगा। तो लीगल प्रोविजन की बात करें बच्चे, सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट स्टेट every partner is agent of the firm and his act is bind the firm when done in the usual course of business. Fact of the case की बात करें बच्चे, एनालिसिस की बात करें, since selling of goods is a part of firm's business, a contract binds the firm even without B's knowledge. बेशक उसके नॉलेज में नहीं है लेकिन इसके लिए बाउंड कर सकता है। तो कंक्लूजन की बात करें बच्चे, the firms is liable for contract made by A and B cannot deny from the liability. अपनी लाइबिलिटी से डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे बच्चे यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, यहां पर आपका पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो पार्टनर एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड द अदर पार्टनर्स वांट टू नो इफ द फॉर्म्स डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। लीगल प्रोविजन की बात करें बच्चे, एज पर द सेक्शन 39 ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर्स कॉज डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, अगर कभी भी इंसॉल्वेंसी होता है तो इसकी वजह से फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केसेस की बात करें बच्चे, इंसॉल्वेंसी मींस पार्टनर कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज विदाउट एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी द फॉर्म डिसॉल्व। कंक्लूजन की बात करें बच्चे, तो फॉर्म इज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, फॉर्म यहां पर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू एक्स इंसॉल्वेंसी अनलेस देयर इज अ प्रायर एग्रीमेंट एंड कंटिन्यू। आइए उसके बाद देखेंगे बच्चे यहां पर लिमिटेड एलएलपी एक्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय एलएलपी, लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिजनेस entity combining features of companies and partnership where one partners have limited liabilities. Unlike traditional partnership, LLP partners are not personally liable for the LLP's debt beyond contribution, providing protection. LLP has a separate legal entity, perpetual succession and require registration and LLP's Act 2008. उसके बाद देखेंगे बच्चे एक्सप्लेन द प्रोसेस, हमें प्रोसेस बताना है क्या इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन करने का रजिस्ट्रेशन कराने के क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसको डीएससी कहते हैं ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेकंड अप्लाइंग फॉर नेम अप्रूवल विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे फाइलिंग द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म विद द डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद आरओसी इश्यूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन वेरिफिकेशन एलएलपी बिगिंस द लीगल एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये वैलिड बन जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ यहां पर बात करते हैं बच्चे केस स्टडीज की। तो यहां पर इन एलएलपी पार्टनर्स ए commits a fraud in a business operation causing losses, creditors sue the LLPs and partners B who is no knowledge of the fraud. आइए लीगल प्रोविजन की बात करें अंडर सेक्शन 26 एलएलपी पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर एलएलपी डेब्ट्स बियॉन्ड देयर अग्री कंट्रीब्यूशन अनलेस इन्वॉल्व इन अ रॉन्गफुल फैक्ट्स। फैक्ट ऑफ द केस की बात करें बच्चे यहां पर सिंस द पार्टनर बी वाज अनअवेयर एंड नॉट इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड he is protected from the personal liabilities. Conclusion की बात करें बच्चे only LLP assets and partners A's contribution are liable and partners B is not personally liable responsible for the losses. तो यहाँ पर B इसके लिए responsible नहीं रहेगा। उसके बाद अगर बात करें effect of non compliances with the LLP filing, तो LLP fails to file annual return and two consequent years authorities initial action। तो यहां पर लीगल प्रोविजन की बात करें सेक्शन 70 प्रोवाइड्स पेनल्टीज एंड फॉर फेलियर एंड कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स फाइन्स एंड पॉसिबल स्ट्राइक ऑफ। फैक्ट ऑफ द केस की बात करें नॉन कंप्लायंस रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड रिस्क एलएलपीज स्टक ऑफ द रजिस्टर। कंक्लूजन की बात करें बच्चे एलएलपी मस्ट कंप्लाई प्रोमोटली और फेस लीगल पेनल्टीज एंड पोटेंशियल लॉस और लीगल स्टेटस। उसके बाद देखिए बच्चे अगले क्वेश्चंस। तो यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज और इनकॉर्पोरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज मेंट बाय कंपनीज, कंपनीज क्या होता है 2013 के अकॉर्डिंग हमें बताना है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव फीचर्स। इसके अंदर क्या क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है फ्रॉम इट्स मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटीज, कॉमन सील कैपेसिटीज टू ओन प्रॉपर्टी एंड स्यू और सूट। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहां पर एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन बोली तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले डीएससी करना होता है, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर फॉर
प्रपोज डायरेक्टर, उसके बाद अप्लाई फॉर द कंपनी अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, उसके बाद ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, आरओसी, आरओसी इशू करता सेर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन कंफर्मिंग कंपनी फॉर्मेशन, उसके बाद कंपनी आपका बन जाता है। उसके बाद अगर बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लायबिलिटी की बात करें बच्चे, कंपनी डिफॉल्ट ऑन अ लोन, क्रेडिटर वांट्स टू रिकवर मनी फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्या ऐसा कर सकता है? तो लीगल प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 3 ऑफ कन्फर्म्स द कंपनीज एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, सेक्शन 39 लिमिट्स शेयर होल्डर लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड शेयर्स। फैक्ट ऑफ द केसेस की बात करें, कंपनी अलोन लायबिलिटीज लाइबल फॉर डेफ्ट, शेयर होल्डर पर्सनल एसेट्स और प्रोटेक्टेड बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट। कंक्लूजन की बात करें बच्चे, यहां पर क्रेडिटर कैन नॉट बी क्लेम शेयर होल्डर्स पर्सनल एसेट्स, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू कंपनीज एसेट। तो यहां पर क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होता है कंपनी के एसेट तक। उसके बाद आगे देखिए बच्चे, यहां पर कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस इन इनकॉर्पोरेशन की बात करें, अ कंपनी फेल टू फाइल एमओए एंड एओए प्रॉपर्ली विद द आरओसी एंड स्टार्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। लीगल प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 7 मैंडेट प्रॉपर फाइलिंग इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर अ वैलिड कंपनी फॉर्मेशन की बात करें। फैक्ट ऑफ द केस में अगर देखेंगे बच्चे, नॉन कंप्लायंसेस इनवैलिडेट्स द फॉर्मेशन प्रोसेस एंड प्रोसेस एक्सपोजेस द कंपनी पेनल्टीज। कंक्लूजन की बात करें, कंपनी मस्ट रेक्टिफाई फाइलिंग अवॉइड पेनल्टीज एंड लीगल इश्यूज, बिजनेस ऑपरेशन विदाउट अ वैलिड इनकॉर्पोरेशन आर अनऑथोराइज्ड। उसके बाद देखेंगे बच्चे, यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कुछ क्वेश्चंस है, एक बार देख लेते हैं, एक से दो क्वेश्चंस और बचा हुआ है। व्हाट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, एक्सप्लेन इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है। तो आइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स गारंटिंग पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द मनी आइदर ऑन डिमांड और फिक्स फ्यूचर डेट। की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, ट्रांसफरेबिलिटी बाय द एंडोर्समेंट और डिलीवरी, होल्डर्स इन कोर्ट्स ऑफ obtains good title, presumption of consideration and right to sue his own name। तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद कुछ देखेंगे बच्चे, यहां पर डिफाइन चेक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द चेक एंड प्रोमिसरी नोट। ये चेक, एक होता चेक और एक होता प्रोमिसरी नोट, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चेक इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ बैंक अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग द बैंक टू पे सर्टेन सम टू person or bearer. Difference, a check is always drawn on bank and payable on a demand. Promissory note is promised to pay one party to another, not necessarily involving the bank and may payable on demand at a future date। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चे, डिसऑनर ऑफ चेक और लीगल कंसिक्वेंसेस क्या होता है? तो मिस्टर एक्स इश्यू अ चेक टू मिस्टर वाई विच बाउंसेस ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। यहां पर बाउंस हो जाता फंड कम होने की वजह से मिस्टर वाई फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। लीगल प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 138 penalize the issuance of the check that bounce due to the insufficient funds and stops the payment। तो यहां पर effect of the case analysis की बात करें, if the check is dishonored, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, the payee must send a written notice to a drawer within the 30 days। if no payment is made within the 15 days notice, legal action can be taken। ध्यान रखेंगे, if the check is dishonored, payee must send a written notice to a drawer within the 30 days। if no payment is made within the 15 days notice, action will be taken। तो यहां पर conclusion, Mr. X is liable under the section 138 and may face penalties including the fines and imprisonment। उसके बाद आगे देखेंगे बच्चे, होल्डर इन अ ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ राइट्स की बात करें, अ प्रोमिसरी नोट्स आर इज अ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी देन टू सी विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट, सी इज अ होल्डर ड्यू टू कोर्स। लीगल प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 53 प्रोटेक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स हु टेक द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट एंड डिफेंसिव अवेलेबल अगेंस्ट प्रीवियस होल्डर। तो यहां पर एनालिसिस की देखिए, अगर बात करें, एज होल्डर इज अ ड्यू ऑफ कोर्स हैज राइट टू रिसीव द पेमेंट डिस्पाइट ऑफ द डिफेक्ट नोन। यहां पर कंक्लूजन की बात करें, होल्डर्स इन ड्यू टू कोर्स ऑफ राइट प्रोटेक्ट सी अलाउइंग रिकवरी ऑफ द अमाउंट विदाउट डिफेंस रेज्ड एंड प्रायर पार्टीज। उसके बाद अगर बात करें बच्ची, तो इस तरह से जो है मैंने सारे के सारे बिजनेस लॉ कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन वीडियोस मैंने प्रोवाइड किया है बच्चे, इसको जरूर देखेंगे। एग्जाम देने से जाने से पहले, कल आपका एग्जाम है, आप 2 से 3 बार जरूर इस वीडियोस को देखेंगे और जितना हो सके आप शेयर करेंगे। सारे ही कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने इसमें प्रोवाइड करा है, और अगर दिक्कत लगती है तो आप जाकर के हमारे चैनल पे इसका लेक्चर भी मैंने अपलोड करा है, छोटे छोटे पार्ट में मैंने बना रखा है, पार्ट वाइज मैंने बनाया, जरूर उसको जाकर के देखेंगे। कम टाइम में आप अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं बिजनेस लॉ का, और 100% अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बच्चे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम।
मिलते हैं एग्जाम के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।